हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा साइंस का चैप्टर 5 है, जैव प्रक्रम। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। इसके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो हमें चैप्टर के बीच बीच में दिए होते हैं ना, वो देखिए बच्चों। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम है और ये खुद अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो वैसे तो मैं सभी के क्या है इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं लगे कि हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे मैं आपको रिवीजन भी कराती जाऊंगी, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। चलिए मेरे साथ देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव क्या क्या होते हैं? एक कोशिकीय वो जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो देखो बच्चों, बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य, इनका शरीर अत्यंत जटिल और विशाल होता है, बड़ा शरीर होता है। और एक कोशिकीय के उदाहरण मैंने बताए भी थे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब। तो बहुकोशिकीय जीवों के इनके शरीर की अधिकांश कोशिकाएं सीधे बाहरी पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि शरीर बड़ा है, बाहर हमारे स्किन भी मोटी होती है, तो धीमी गति होती है। जो विसरण होता है ये एक बहुत धीमी भौतिक प्रक्रिया है। यदि केवल विसरण पर निर्भर रहे हमारा शरीर ऑक्सीजन के लिए, यदि केवल विसरण पर निर्भर रहा जाए तो ऑक्सीजन जो हमारी है उनको फेफड़ों से पैरों की उंगलियों तक पहुंचने में लगभग 3 साल का समय लग जाएगा। अब देखो, बहुकोशिकीय जीवों में उपापचय दर उच्च होती है जिसे केवल विसरण द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए क्या है, ऑक्सीजन को तेजी से पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में श्वसन तंत्र और हीमोग्लोबिन युक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? तो पहला है मॉलिक्यूलर मूवमेंट यानी आणविक गति। जीवन के अनुरक्षण के लिए कोशिकाओं में होने वाली अदृश्य आणविक गतियां सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है, जैसे चलना, घूमना, ये सब। ठीक है, सांस लेना। अब वृद्धि और गति, सजीवों में स्वतः गति होती है, जैसे चलना, हिलना, वृद्धि दिखाई देती है, जैसे मनुष्य बढ़ता है, पेड़ पौधे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। अब जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती है सजीवों में? पहली पोषण, न्यूट्रिशन होता है, श्वसन होता है, वहन होता है और उत्सर्जन होता है। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जैसे कोई भी सजीव है, अगर हमारा हाथ गर्म पानी में चला गया तो एकदम हम हाथ को क्या कर लेंगे? पीछे कर लेंगे। अगर हमारा हाथ करंट का टच हो गया तो क्या करेंगे? हम एकदम हाथ हटा लेंगे। तो उद्दीपन के प्रति हमने क्या करी? अनुक्रिया। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया दर्शाता है कौन? सजीव। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसमें? जीवों का ऊर्जा उत्पादन और शरीर निर्माण। ऊर्जा उत्पादन और शरीर निर्माण के लिए बाहरी पर्यावरण से कच्ची सामग्रियों का आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? शरीर की वृद्धि व ऊर्जा के लिए किसकी? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की। ये कार्बन आधारित खाद्य पदार्थ है, भोजन। अब ऑक्सीजन श्वसन द्वारा भोजन को क्या करते हैं? भोजन का यानी जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में उसका ऑक्सीकरण करते हैं और फिर क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त होती है काय में? एटीपी की फॉर्म में। ऑक्सीजन। जल शरीर के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं और पदार्थों को घुलने मिलने के लिए या परिवहन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। तो ये कच्ची सामग्रियां कौन सी है? कार्बन आधारित खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन, जल और खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और लोहा। पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित तथा जंतुओं द्वारा भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज लवण भोजन से मिलते हैं हमें तो, और पौधों को मिट्टी से मिलते हैं। CO2 व सूर्य का प्रकाश क्या है? स्वपोषी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। मेनली ये पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों। और सूर्य का प्रकाश हमें भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो यह है कच्ची सामग्रियां और इनका उपयोग क्यों करते हैं वो मैंने इधर लिख रखा है।
जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? वही प्रक्रम जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। तो देखो बच्चों, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव की शरीर की टूट फूट की मरम्मत और जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। पहला न्यूट्रिशन यानी पोषण, ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा एनर्जी के लिए और शरीर की वृद्धि हेतु भोजन ग्रहण करना। दूसरा श्वसन, ग्रहण किए गए भोजन से कोशिकीय स्तर पर क्या मुक्त करना? ऊर्जा। ये दूसरा है हमारा। तीसरा वहन या परिसंचरण यानी ट्रांसपोर्टेशन, भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब जो हमारा भोजन है, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कौन पहुंचाता है? वहन के थ्रू। चौथा है उत्सर्जन, उपापचय क्रियाओं यानी जो सारी क्रियाएं होने के बाद जो विषैले और हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या है? उत्सर्जन। तो ये चार क्या है? हमें अनुरक्षण है। अब हम देख रहे हैं पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो देखो बच्चों, एक तरफ स्वपोषी लिखा हुआ है, एक तरफ विषमपोषी लिखा गया है। स्वपोषी में क्या होता है? जीव जो होता है सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 और जल से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, खुद बनाते हैं ये। जैसे पेड़ पौधे, इनका उदाहरण है हमारा हरे पेड़ पौधे, युगलीना हुआ। ये क्या करते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 जल से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, वो पत्तियों का हरा रंग होता है ना, क्लोरोफिल के कारण ही क्या करते हैं? इनकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी क्या है? ये जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों जैसे पौधों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी पोषण में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की अनिवार्य उपस्थिति होती है। विषमपोषी में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं। क्लोरोफिल से ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है। उदाहरण है इसके स्वपोषी के हरे पौधे, युगलीना, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। विषमपोषी के उदाहरण क्या है? सभी जंतु, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, मानव, कवक या फफूंद और अमरबेल, ये सब किसके उदाहरण है? विषमपोषी के। याद रखना बच्चों। अब है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? अब वही पहला CO2, ये कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, ये मैंने बताया था आपको। इनके द्वारा विसरण विधि से कहाँ प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। ये पत्तियां होती है ना, उनके रंध्रों द्वारा। रंध्रों से काय से? विसरण विधि द्वारा। जल मिट्टी से प्राप्त होती है। मिट्टी में कहाँ से? मिट्टी की जड़ों से परासरण विधि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जल, जड़ों में से, और जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। बताया था ये उत्तक जाइलम जल पहुंचाता है। जाइलम द्वारा कहाँ पहुंचता है? पत्तियों तक। अब सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य से, जिसे पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल काय में पाया जाता है? पत्तियों में। अब खनिज लवण, चाहे वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हुआ, लोहा हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल में घुलित रूप में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमने चैप्टर पढ़ा था तो बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमारे आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्त्रावित होता है। क्या स्त्रावित होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके मुख्य कार्य कौन से हैं? पहला तो है एंजाइम को सक्रिय करना। ये हमारे पेट में यानी हमारे आमाशय में मेनली एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पिप्सनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। क्या करता है? निष्क्रिय पिप्सनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। जीवाणुओं का नाश करता है। यह भोजन के साथ आमाशय में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणुओं को नष्ट करता है। भोजन को नरम बनाता है। ये जो हमारे शरीर में कोई कठोर भोज्य पदार्थ चल जाते हैं ना, उनको घोलकर नरम बनाता है ताकि पाचक रस आसानी से क्रिया कर सके। ठीक है बच्चों, ये आमाशय में अम्ल की भूमिका है। अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो देखो बच्चों, जो पाचक एंजाइम है
उनका क्या कार्य है? पाचक एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। इनका मुख्य कार्य जटिल अघुलनशील व बड़े, जो ऐसा होता है ना कठिन, अघुलनशील और बड़े भोज्य पदार्थों को, भोजन के अणुओं को सरल, घुलनशील और अवशोषण योग्य छोटे घटकों में तोड़ना है पाचक एंजाइमों का काम। पहला है लार एंजाइम। लार एमाइलेज और एमाइलेज बोलते हैं इसको। इसका क्या यूज है? जटिल स्टार्च यानी मंड को सरल शर्करा, कौन सी वाली शर्करा? माल्टोज और ग्लूकोज में बदलना। दूसरा है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। इनका क्या कार्य है? जटिल प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो अम्ल में खंडित करना। तीसरा है लाइपेज। इसमें क्या है? इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। कौन? लाइपेज। क्या करता है? इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन? लाइपेज। ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और एमिनो एसिड में विखंडित करता है। कौन? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। इनको याद रखना भाई बच्चों, याद रखना, यानी इम्पोर्टेंट ही है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चैप्टर आपको एग्जाम में 8 मार्क्स दिलाएगा। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस ही समझ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो वो है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए श्रुदांत को कैसे अभिकल्पित किया गया? श्रुदांत यानी छोटी आंत। जो बच्चों, छोटी आंत क्या होता है? भोजन के पूर्ण पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थल है। किस चीज का? भोजन के पूर्ण पाचन और अवशोषण का क्या है? मुख्य स्थल है। इसे निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा अनुकूलित किया गया है। पहला है दीर्घरोम। विली पढ़ाया था मैंने, विली। तो श्रुदांत यानी छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसी अनेक संरचनाएं होती है, जो क्या करती है? अवशोषण के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देती है? बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो जिससे क्या होगा? अवशोषण बहुत ज्यादा होगा। दूसरा है रुधिर वाहिकाओं का सघन जाल। तो ये दीर्घरोम यानी इस विली में रक्त नलिकाओं का बहुत सारा जाल होता है, जो अवशोषित पोषक तत्वों को सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाते हैं। कहाँ करता है? क्या होता है? रुधिर वाहिकाओं का ये सघन जाल क्या करता है? अवशोषित पोषक तत्वों को सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचा देता है। ठीक है। अत्यधिक लंबाई। यह आहार नाल का छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है, जिससे भोजन को अवशोषण के लिए पर्याप्त समय मिलता है। भाई बड़ा भाग है, यानी इसको क्या है? टाइम मिल जाता है अवशोषण के लिए भोजन को। अब आ रहे हैं हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के लिए क्या है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? यानी ऑक्सीजन स्थलीय जीव को किस तरह ज्यादा मिलेगी? जलीय जीव से। तो स्थलीय जीव जलीय जीवों की तुलना में काफी फायदे में रहते हैं। कैसे? ऑक्सीजन की उच्च मात्रा मिलती है हमें। स्थलीय जीव है, हम जो धरती पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन मिलती भी कम है। किनको? जलीय जीवों को। धीमी श्वसन दर। स्थलीय जीवों को आसानी से भरपूर ऑक्सीजन मिल जाती है, अतः उनकी श्वसन दर सामान्य और धीमी होती है। इसके विपरीत जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली, इनको पर्याप्त ऑक्सीजन लेने में बहुत तेजी से सांस लेनी पड़ती है। अब जो स्थलीय जीव है, उनको श्वसन क्रिया में बहुत कम ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो क्या होता है बच्चों? ऊर्जा की भी क्या होती है? बचत होती है। अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? हमें समीकरणें लिखनी है। मेन बात तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की। तो सबसे पहले क्या होगा? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला टूटकर पाइरुवेट 3 कार्बन प्लस ऊर्जा बनाता है। क्या करता है बच्चों? कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होता है टूट के पाइरुवेट प्लस ऊर्जा बनाता है। इसके बाद ऊर्जा प्राप्ति के 3 मुख्य नियम है, 3 मुख्य पथ है, 3 मुख्य रास्ते हैं मेनली। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? जब ऑक्सीजन नहीं है तो अवायवीय श्वसन होगा। उदाहरण है यीस्ट में किण्वन होता है। फिर ये पाइरुवेट होता है, जो होता है
ये क्या करता है, एथेनॉल यानी 2 कार्बन परमाणु प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऊर्जा बनाता है, कितनी 2 एटीपी। ये अवायवीय श्वसन करता है, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में क्या करता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में अत्यधिक व्यायाम के समय ये स्थिति उत्पन्न होती है। पायरुवेट काय में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, 3 कार्बन वाले में, प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे क्रैम्प्स, ऐठन आती है ना, जैसे पैर में, कई बार जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं पैर में दर्द होने लग जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, एड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं पैर, हाथ पैर, वो उसमें। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट काय में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रचुर ऊर्जा यानी पूरी ऊर्जा 38 एटीपी बनाता है। याद रखना है, मैंने चैप्टर पढ़ाया जब भी इसे बड़ा अच्छे से बताया था। अब आते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है मनुष्य में, ठीक है। पहले हम ऑक्सीजन का परिवहन देख रहे हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी जो आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है ना उनके साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हीमोग्लोबिन फेफड़ों के ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसे शरीर के सभी ऊतक और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन का परिवहन समझ गए। अब हम CO2 का परिवहन समझेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। CO2 जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक घुलनशील है, मतलब ये बहुत जल्दी घुल जाता है और बहुत अच्छे से घुल जाता है, इसलिए इसका अधिकांश परिवहन रुधिर प्लाज्मा में घुलित रूप से, यानी बाइकार्बोनेट पानी में घुल जाता है ये इजीली, बाइकार्बोनेट के रूप में फेफड़ों तक होता है, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है, जहां से इसे क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। गैसों के विनिमय के लिए यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए मानव फुफ्फुस यानी जो फेफड़े हैं इसमें अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। तो पहला है, जो फुफ्फुस है यानी जो फेफड़े हैं, इनके भीतर श्वसन नली छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है। क्या होती है, श्वसन नली कैसी होती है बच्चों, छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी जैसे फेफड़ों की संरचना बताई थी ना मैंने आपको, गुब्बारे सी बड़ी सी पिंक कलर की संरचनाओं में समाप्त होती है, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कूपिकाएं। अब क्या है, दोनों फेफड़ों की लाखों कूपिकाओं की सतह को यदि फैला दिया जाए, अगर उन सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर यानी जो एक टेनिस कोर्ट होता है ना, टेनिस खेलने की जगह, उतना क्षेत्रफल ढक लेगी अगर इसको फैला दिया जाए। तो विशाल बड़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो, इसलिए अधिकतम क्षेत्रफल ये होता है। दूसरा है रुधिर केशिकाओं का जाल। कूपिकाओं की भित्ति अत्यंत पतली होती है। क्या होती है बच्चों, कोशिकाओं की जो भित्ति होती है अत्यंत पतली होती है। इसके चारों ओर रक्त वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जिससे ऑक्सीजन और CO2 का तीव्र विसरण संभव है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से हमें वीडियो यहीं रोक देनी चाहिए कि एक पार्ट और ले आएंगे तो 2 पार्ट में हो जाएगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग क्या करना है बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन आंसर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।